तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपनी चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जितने भी विद्यार्थी इस बार 2025 में क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स के केवल 3 ऐसे सूत्र निगमन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आने वाले हैं और इससे बाहर एक भी सूत्र निगमन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा चैप्टर जो कि विभव और फ्लक्स है। ठीक है, वैद्युत विभव तथा धारिता है, तो धारिता के बारे में यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगा। वैद्युत विभव चैप्टर हो गया, गॉस का प्रमेय ये सब हो गया और वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र ये चैप्टर हो गया। तो ये 3 चैप्टर से केवल आपको क्या करना है, ये 3 डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना है, ये 3 सूत्र निगमन अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इससे बाहर एक भी सूत्र निगमन आपके पेपर में नहीं आएगा। अब आप लोग कहेंगे सर हमें लिखना कैसे है, अगर हम कैसे लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि अगर दूसरे लोग बताते हैं तो इसके पैसे भी लेते हैं आप लोगों से, लेकिन मैं पूरा का पूरा आपको फ्री में बताऊंगा। कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा और केवल आपको क्या करना है, ये सूत्र निगमन तैयार कर लेना है जितना मैं आज आपको बताऊंगा। अगर ये 3 सूत्र निगमन आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पेपर में इससे बाहर एक भी सूत्र निगमन जो है वह नहीं आएगा। तो कौन कौन सा सूत्र निगमन आपको पढ़ना है, तो सबसे पहला है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में हमें बताना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी सेट में ये जो सूत्र निगमन है आपको देखने को मिल जाएगा। तो कैसे आपको लिखना है, आखिर इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि वैद्युत द्विध्रुव लेना है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर -q आवेश और यहाँ पर +q आवेश। वैद्युत द्विध्रुव आपको पता होगा क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए -q +q दोनों बराबर है लेकिन आवेश क्या है इनका, तो विपरीत है और इनके बीच की दूरी कितना है, 2l दूरी है जो कि बहुत ही सूक्ष्म दूरी होता है। तो यहाँ पर अगर केंद्र O है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर एक स्थित बिंदु P है। ठीक है, केंद्र O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया O से लेकर P तक की जो बीच की दूरी है वो कितना स्मॉल r है और इन पूरे के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। तो -q से लेकर P के बीच की दूरी कितना होगा, O से लेकर P तक r है और -q से O तक कितना l है, तो कितना हो जाएगा, r + l हो जाएगा। अब B से लेकर P तक के बीच की दूरी कितना होगा, तो O से लेके P तक के बीच की दूरी r है और O से लेके B तक का l है और अगर पूरे में से l माइनस कर देंगे तो B से P तक के बीच का दूरी मिल जाएगा। तो इसकी दूरी कितना है, r - l है। ठीक है, अब ये जो कुछ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है उसी को आपको क्या करना है, 2 से 3 लाइन में लिख देना है। कैसे लिखेंगे, तो आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB 2 बिंदु आवेशों -q तथा +q से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l है। अभी मैंने यही आपको ऊपर बताया था। वैद्युत द्विध्रुव किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कितना है, तो कैपिटल K है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हल करना है, यानी अब इसको निगमित करना है। आवेश -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें हमें क्या करना है, एक बार -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक बार +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु P पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका सूत्र निगमन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपान -q से लेकर के P तक के बीच की दूरी कितना है, तो r + l है, इसीलिए इनके बीच की दूरी निकाला गया था। तो बटे क्या होता है, r² होता है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, r + l का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है, आवेश +q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे और इनके बीच की दूरी कितना था, तो r - l था। देख लीजिए यहाँ से +q से लेके P तक के बीच की दूरी कितना है, तो r - l है, तो क्या हो जाएगा, r - l का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे।
तो यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। पहले परिणामी में हम सदिश योग का नियम लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर E बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, लेकिन अब इसे जोड़ना है या घटाना है ये उसका डायरेक्शन निर्धारित करेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम दिशा में है यानी इधर दोनों है तो वहां पर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और अगर एक का डायरेक्शन इधर है दूसरे का इधर है तो वहां पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं E1 और E2 का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए यहाँ पर बिंदु P क्या है, प्लस है ना, यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब E1 की दिशा किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ होगा। और यहाँ पर प्लस आवेश है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसकी दिशा किधर होगा, इधर की तरफ होगा। एक की दिशा इधर है, एक की दिशा इधर है, तो दोनों किस दिशा में, विपरीत दिशा में है ना। तो जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा, तो कहेंगे सर घटाया जाएगा। तो वही चीज देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वेक्टर E1 एवं वेक्टर E2 विपरीत दिशा में है तथा E2 जो होगा वह E1 से बड़ा होगा। कैसे बड़ा होगा, अगर किसी में नीचे मतलब किसी के अंश में अगर हर के छोटे से भाग दिया जाता है तो उसका मान क्या होता है, बड़ा आता है। जैसे अगर हम 5 में 6 से भाग देंगे और 5 में 8 से भाग देंगे तो मान किसका ज्यादा बड़ा आएगा, जिसमें छोटे अंक से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस किया गया है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, तो बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या है, E2 बड़ा है E1 से, तो घटाएंगे कैसे, E बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 हो जाएगा। अब E1 और E2 का मान रख देना है। तो समीकरण 1 व 2 से E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का स्क्वायर, और E2 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे, एक लाइन हमने यहाँ पर बढ़ाकर लिख दिया है, ठीक है। हमने क्या किया, डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q कॉमन कर लिया है। तो जब इसे कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/R माइनस L का स्क्वायर। अब माइनस दूसरे में क्या बचेगा, 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है, यही बचेगा ना। अब इसके आगे बस हमें क्या करना है, हल करते रहना है। हल कर देंगे, हमारा सूत्र जो हो जाएगा वो निगमित हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में Q, इनका क्या करना है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा R माइनस प्लस ये L का होल स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर प्लस इंटू में दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर से वही चीज लिखना है, इनको हल करेंगे यानी A प्लस बी का स्क्वायर A माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा। नीचे जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट में है A माइनस बी, दूसरे में A प्लस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना। तो पहले हमने क्या किया, दोनों को अंदर लिख दिया, दोनों के पावर स्क्वायर था तो इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर। अब A माइनस बी A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यल का जो मान है R की तुलना में अत्यंत छोटा है। हमने पहले ही कहा था इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ही अल्प दूरी है, तो यल जो होगा बहुत छोटा होगा R से। तो ये हम कह सकते हैं अगर हम R स्क्वायर में से यल स्क्वायर माइनस करेंगे तो नगड़ के बराबर माइनस होगा, क्योंकि इसका मान बहुत छोटा है। तो लगभग हमें क्या मिलेगा, R स्क्वायर ही मिलेगा। तो R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, R का स्क्वायर रख देंगे, और इसका भी होल स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, R के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, कितना R बच गया, तो 3R बच गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में हो जाएगा 4QL अपटे हो जाएगा R का क्यूब। अब हमें पता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ से अगर हम 2QL बाहर निकालते हैं तो इंटू में 2 बचेगा, उसके जगह पे हम रख देंगे P, तो मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/R3। और यही क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कितना आसान तरीके से मैंने किया है, और ऐसे ही आपको पेपर में करना है, ठीक है। अगर ऐसे आप लिख देंगे तो चाहे 3 नंबर का है चाहे 5 नंबर का है, आपको पूरे के पूरे अंक ही दिए जाएंगे। अब दूसरा डेरिवेशन क्या है, तो दूसरा डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर से ही लिया गया है। क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर सिखा भी सकता हूँ, यानी एक एक लाइन लिख करके भी बता सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा। अब इस तरह मैंने लिख लिया, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। अगर आपको किसी स्टेप पे नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, इससे आपका क्या होगा, समय भी बचेगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, और कैसे लिखना है आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है इसमें कि देखिए यहाँ पर एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ए भी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या होता है, एक पर माइनस क्यू आवेश होता है, एक पर प्लस क्यू आवेश होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है।
अब हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश पर अगर हम दिशा निकालेंगे तो ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और माइनस क्यू पर क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। फिर हमने क्या किया, इसको इधर आगे बढ़ा करके और इसको डॉटेड लाइन से हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया। अब कहेंगे सर ट्रायंगल क्यों बनाया गया, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैद्युत द्विध्रुव है और यहाँ पे जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इनके बीच का कोण कितना है, एंगल कितना है, तो वह थीटा है। अब इसी को हमने क्या किया है कि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव भी दो बिंदु आवेश तो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से मिलकर बना है। ठीक है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर क्या है, स्थित है। इसी के एक समान दिशा में ही तो है, थीटा क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर है, तो थीटा कोण पर है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल निकालना है। यानी हमें ये बताना है कि प्लस क्यू पर कितना बल लगेगा। तो कभी भी याद रखना, एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश होता है तो उस पर जो बल लगता है वह आवेश और वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे F1 का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू में E हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। वैसे ही निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत बल, तो F2 बराबर भी कितना हो जाएगा, Q इंटू में E हो जाएगा, क्योंकि हमें आवेश पे जो चार्ज होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर भी Q था और वैद्युत क्षेत्र E था, तो ये भी कितना हो जाएगा, Q इंटू में E हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि F1 बराबर F2 होगा और दोनों को हम F के बराबर कर देते हैं। तो अभी ये हम कह सकते हैं कि F बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू में E हो जाएगा। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखना है हमें वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, क्योंकि हमें बल युग्म का आघूर्ण ही तो ज्ञात करना था। ठीक है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है यानी कि टाउ जो होता है वह बल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है इसी को क्या माना गया, तो R1 माना गया है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा कि टाउ जो होगा बराबर होगा F इंटू में R1 के। अब R1 का ही मान ज्ञात करने के लिए हमें वहाँ पर ट्रायंगल बनाना पड़ा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 का मान ज्ञात करेंगे। तो ट्रायंगल ABC में साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AB। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे होगा। साइन थीटा बराबर BC बटा AB कैसे हुआ, हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लंब क्या है, BC है, कर्ण क्या है, तो यहाँ पे AB है। तो ये हमने लिखा BC बटा के AB, और BC का ही मान कितना था, तो R1 था। तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बराबर R1 अब बटे AB का मान कितना था, तो AB वैद्युत द्विध्रुव है, तो AB का मान जो है वह 2L के बराबर है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा R1 बटे 2L, लेकिन हमें R1 का मान ज्ञात करना था। तो R1 बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा, अतः टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE 2L साइन थीटा। अगर हम 2L साइन थीटा इसके जगह पे रखेंगे तो यहाँ पे E रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर F का मान कितना था, तो F का मान समीकरण 3 से QE के बराबर है। तो Q इंटू में E और R1 का मान है 2L साइन थीटा। अब हमें पता है 2QL किसके बराबर होता है, तो P के बराबर होता है, इसलिए हमने 2QL को अलग कर लिया और E साइन थीटा को अलग कर लिया। तो टाउ बराबर हो जाएगा 2QL की जगह P रख देंगे और E यहाँ से आगे लिखा जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो टाउ बराबर मिल जाएगा PE साइन थीटा। यही क्या होता है, तो बल युग्म का आघूर्ण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पेपर में करना है। अगर आप ऐसे पेपर में लिख देते हैं तो 1 नंबर भी आपका नहीं काटा जाएगा, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं और आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। जब भी बताएगा केवल कैलकुलेशन करके बता देगा, डायरेक्ट लिख देगा F1 बराबर F2 बराबर, तो टाउ बराबर, और इसका 2-4 लाइन में प्रूव हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो 5 नंबर के जैसा आपको लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। अब तीसरा जो डेरिवेशन है वह क्या है, तो तीसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह गॉस प्रमेय से लिया गया है। अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसमें हमें क्या करना है, एक अनंत लंबाई का तार लेना है जो कि एक समान रूप से आवेशित है और इसके निकट कोई बिंदु क्या है, P है, और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। कैसा पृष्ठ, तो बेलनाकार पृष्ठ, क्योंकि तार क्या लंबा है तो पृष्ठ हमें बेलनाकार पृष्ठ खींचना पड़ेगा। अब जैसे हम इसमें बेलनाकार पृष्ठ खींचेंगे तो इसमें 3 क्या होंगे, सरफेस होंगे। पहला S1 होगा नीचे का, S3 यानी कि ये बीच का वक्र पृष्ठ वाला, और दूसरा क्या है यहाँ पे S2 यानी कि ऊपर का समतल पृष्ठ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, क्योंकि फ्लक्स निकालेंगे तभी जाकर के यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगा। ठीक है, गॉस प्रमेय में ऐसे ही करना होता है, सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे तब जाकर के हमें वैद्युत क्षेत्र का मान पता चलेगा। तो हमें तीनों सरफेस से क्या करना है, अलग अलग पहले फ्लक्स निकालना है। पहले S1 से निकालेंगे, S2 से निकालेंगे, फिर S3 से निकालेंगे। अब इसी को क्या किया गया, लिखा गया यहाँ पर जो हमने फिगर बनाया है। माना
माना अनंत लंबाई के एक सीधे तार पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा, यानी इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है वह लैम्डा है। आवेशित तार को अक्ष मानकर यल लंबाई तथा आर त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तो वही हमने बताया ना कि इसके चारों ओर क्या करना है, एक गॉसियन बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचना है जो बिंदु P से होकर जाता है, यानी यहाँ पर बिंदु क्या है, P है। अब हमें क्या करना है, अलग अलग सरफेस पे हमें फ्लक्स निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स। अब फाई किसके बराबर होता है, E डॉट A के बराबर होता है, और E डॉट A को अगर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, E dA cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा का एंगल कितना दिख रहा है, अब देखिए ये कहेंगे ये क्या बनाया गया है, तो हमेशा याद रखिएगा वेक्टर A जो है यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश है, क्या है, क्षेत्रफल सदिश। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो होता है हमेशा किसी भी पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है, यानी लंबवत और बाहर की ओर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत और बाहर की ओर ऊपर चला जाएगा, और वेक्टर ई की दिशा क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक समान रूप से होता है तो इसकी दिशा आगे रहेगा। अब इनके बीच का जो अगर हम एंगल देखेंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो फाई बराबर हो जाएगा E dA cos ऑफ थीटा, ये होगा ना। अगर हम हल करेंगे फाई वन बराबर, तो फाई वन बराबर होता है वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। तो यहाँ से मिलेगा E dA cos ऑफ थीटा, और cos थीटा कितना दिया है, तो cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0, तो पूरा मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है कि समतल पृष्ठ S1 से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वह 0 हो जाएगा। ऐसे ही समतल पृष्ठ S2 से गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, 0। देखिए S1 यहाँ पर था तो दोनों सेम है, S1 कहो चाहे S2 कहो, दोनों एक जैसा ही दिख रहा है, तो S2 में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तीसरा बचा वक्राकार पृष्ठ, तो लिखेंगे वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला फ्लक्स। तो याद रखिएगा कभी भी अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो पहले हम सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालते हैं, उसके बाद पूरे पृष्ठ से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले वक्राकार पृष्ठ में इस छोटे क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा अवयव यानी कि यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल बना दिया। अब यहाँ से क्या करना है, हमें फ्लक्स निकालना है। तो लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो d फाई 3 बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। तो d फाई 3 बराबर हो जाएगा E dA cos ऑफ थीटा। थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वेक्टर E की दिशा हमेशा इधर ही रहता है, और d वेक्टर E की दिशा कैसे निकलता है, क्षेत्र के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो यही एक दिशा बचा है, क्योंकि ये तो अंदर है, इधर भी अंदर ही होगा, तो बाहर की ओर यही बचा है। तो ये दोनों किस दिशा में होगा, एक ही दिशा में, और जब एक ही दिशा में होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो d फाई 3 बराबर हो जाएगा E dA cos ऑफ 0, और cos 0 का मान 1 होता है, तो d फाई 3 बराबर हो जाएगा E dA। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई 3 बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E dA, और d की अगर किसी के साथ d रहता है तो d हट जाता है, तो फाई 3 बराबर हो जाएगा E इंटू में A। चूंकि A बराबर होता है 2 पाई RH, A क्या है, एरिया है, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वह 2 पाई RH होता है, लेकिन H की जगह पे यहाँ पे L लिया गया है, तो A बराबर हो जाएगा 2 पाई RL। तो फाई 3 बराबर हो जाएगा E इंटू में 2 पाई RL। अब संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ये तो केवल वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला था। अब फाई 1, फाई 2, फाई 3 पूरे से जितना फ्लक्स गुजरेगा उसका मान निकालेंगे। तो फाई E बराबर हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो फाई E बराबर हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस E इंटू में 2 पाई RL। तो फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू में 2 पाई RL, क्योंकि ये दोनों 0 था। अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, तो गॉस का प्रमेय होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से Q जो होता है लैम्डा L के बराबर होता है, रेखीय आवेश घनत्व। तो QE बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीकरण 4 और 5 देखते हैं तो दोनों क्या है, फाई E के बराबर है। तो E इंटू में 2 पाई RL बराबर हो जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, L से L कट जाएगा, तो E का मान कितना आ गया, 1 बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई R। और यही क्या होता है, तो अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, सूत्र निगमन अपने पेपर में भी करना है। इस तरीके से लिखेंगे तो 1 नंबर भी आपका नहीं कटेगा, पूरे के पूरे अंक आप लेकर के आएंगे। और ये तीनों डेरिवेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में ये बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।